हेलो हेलो हेलो। आवाज जा रही है? सबको मजा आ रहा है? बहुत दिन बाद लाइव मिले हैं ना एमसीएम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कंफर्म करो कोई। कोई तो बोल, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। केमिस्ट्री भी तुमको दे देंगे। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ लाइव जा रहा है या नहीं जा रहा? मेरी आवाज जा रही है? जल्दी कंफर्म। उम्मीद है आप लोग कंफर्म करोगे, उम्मीद है आप लोग कंफर्म करोगे। जल्दी से करो लेकिन, ठीक है? आवाज जा रही है ना? मस्त सा। चलो बहुत सुंदर। चलो बहुत सुंदर आवाज जा रही होगी आप तक, उम्मीद करते हैं। हाय सर, हाय हाय भाई, आवाज जा रही है? एक बार बताओ, कंफर्म करो आवाज जा रही है नहीं? मटूर मटूर प्राच भाई। यस सर। मुंह तो खोल, मुंह तो खोल, कुछ तो बोल। केमिस्ट्री भी ला के दे देंगे। जल्दी 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 आ जाओ केमिस्ट्री का भाई लाइव। आते हैं आते हैं आते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो मस्त 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 मस्त, सब लोग मस्त है, सब लोग मस्त झकास। देखो ये ओपन बोर्ड के लिए है और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। सबको ऑल द बेस्ट। सबसे पहले यार आप आए हो, अपना लक लेके चलो, मस्त लेके चलो। आज हम लोग आए हैं डिस्कशन करते केमिस्ट्री का। ये तो 4 पार्ट में चलेगा, तो 4 पार्ट में आपका फुल केमिस्ट्री को मैं कवर कर दूंगा, फुल केमिस्ट्री को कवर कर दूंगा। देखो केमिस्ट्री का जो बात किया जाए ओपन बोर्ड के लिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इसी का बात करने वाले हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कि आपके बोर्ड एग्जाम जो ओपन बोर्ड वाले हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं, किस किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके पास लाया हूं। जितना आप कर सकते हो, जितना हो सकता है, आप जितना ला सकते हो उतना मैंने आपके पास लाया है कि भाई आप इसको पढ़ लिया ना तो ओपन बोर्ड को तोड़ डालोगे, फोड़ डालोगे, बवाल मचा डालोगे। क्या समझे? चलिए आते हैं, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ देखिए, जीएसबी उच्च विद्यालय धन कोड इतना इतना इतना। चलिए केमिस्ट्री सिलेबस का बात करें, इंपॉर्टेंट लेसन का बात करें, इसमें है सर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th का है। इसमें सर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल अरिथमेटिक पे ध्यान देनी होगी। सुनो लो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जानी है, ध्यान दे लो। सर हमको एटम्स के बारे में पढ़ के जानी है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और केमिकल अरिथमेटिक्स जिसको हम स्टोइचोमेट्री के रूप में जानते हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जानी होगी। सबसे पहले माइंड में मोल निकालना आना चाहिए, मोल निकालना आना चाहिए, स्टोइचोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, कोएफिशिएंट आना चाहिए, बैलेंसिंग इक्वेशन आना चाहिए। ये सब तो आप 10 तक ही देख रहे, तो ये सारे चीज पढ़ के जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का बात करें तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ के आपको जानी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है बेटा, तो इसको पढ़ के ही जाना है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट का बात करें तो बोहर साहब का, बोहर और वाइटल के बारे में, बोहर साहब के बारे में आप पढ़ के जाओ, बोहर के बारे में बताओ, बोहर ऑर्बिट के बारे में बताओ। सर बोहर के रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, टोटल एनर्जी कितना होगा सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, वो सारा पढ़ के जाना। फिर स्कॉन्डिंजल इक्वेशन पढ़ के जाना, स्कॉन्डिंजल वेव इक्वेशन। फिर सर आगे की ओर बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े तो पार्टिकल का ड्यूल नेचर पढ़ के जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पढ़ के जानी है। क्लियर है? उसके बाद भाई केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ के जानी है, एमओटी हो गया, बीबीटी हो गया सर, बीएससीपीआर थ्योरी हो गया सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया सर मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया सर। ये सारे चीज जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ना, इसको रामबाण समझ के लिखते चलना। सर स्टेट ऑफ मैटर,
सॉल्यूशन, सर केमिकल एनर्जेटिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर पढ़ के जानी है आपको। फिर बात किया जाए सर केमिस्ट्री, फिर बात किया जाए केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। सर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ के जानी है। सर केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ के जानी है। एस ब्लॉक वही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आपको एस ब्लॉक के रूप में पढ़ाया जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में कौन सा 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 13, 14 भी पढ़ के जानी है और 15, 16, 17, 18 भी ग्रुप पढ़ के जानी है पूरा का पूरा। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक को आपको पढ़ के जानी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ के जानी है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सच बताओ ना भाई तो सबसे आसान में से एक चैप्टर है। अगर ये कर लिए तो 5-6 को नंबर तो आपके आ ही जाने हैं। फिर आ जाइए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नोमेनक्लेचर और जनरल प्रिंसिपल, नाम लिखना आपको आना चाहिए और उसके जो कुछ कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल के बाद वो चीज आपको पता होना चाहिए। फिर सर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ के जाना है। कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन, जिसको तुम हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स बोलते हो, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ के जानी है। अल्कोहल फिनोल इथर पढ़ के जानी है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के जानी है। सर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन अमीन्स पढ़ के जानी, अमीन्स चैप्टर का नाम है। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ के जानी है। सॉफ्ट डिटर्जेंट और पॉलीमर के बारे में पढ़ के जानी है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले देख लीजिए एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स पे बात करते हैं। सर एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स पे बात करते हैं। जरा सा ध्यान देना सब लोग भाई जरा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं सब लोग, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान देना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल का एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। इट इज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब सर ये सिंपल बात बोल दिया कि एक मोल जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हुआ या जो भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हुआ, जो भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हुआ उसको बस ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसको बस ग्राम में दिखला दो, वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब सर एक मोल बराबर ही है, फिर बोला क्या पर मोल, इसको किस में दिखाते हैं? ग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, दोनों में दिखाते हैं। ग्राम पर मोल या मोल का यूनिट कोई पूछे तो आप बोलोगे ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल होता है। क्लियर है? इसके बाद मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि जो एक मोल का सब्सटेंस, सा ध्यान देना, एक मोल सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, जितना वॉल्यूम क्या करता है? ऑक्युपाइड करता है। कितना करता है आपको बता दे तो 22.4 लीटर करता है। कितना करता है भाई? 22.4 लीटर करता है। या सर अगर मिलीलीटर में बात करोगे तो 22,400 मिलीलीटर करता है। क्लियर है? सर एन आइडियल गैस होता है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर एसटीपी का मतलब सर 273 केल्विन एक बार होना चाहिए। कितना ऑक्युपाई करता है? देखो ये गलत लिखा हुआ, 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। कितना करता है? 22.4 लीटर्स। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बोलता है कि कोई आयनिक सब्सटेंस मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, उसमें मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फॉर्मूला मास। कहता है कि उसका जो ये मोलर मास होता है उसके फॉर्मूला मास के बराबर होता है। सर उसके फॉर्मूला मास का बराबर होता है, जो किसमें एक्सप्रेस करते हैं? फॉर्मूला मास को भी किसमें एक्सप्रेस कर दोगे? ग्राम में।
इफ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन, जब मोलर मास किसी सब्सटेंस का नोन है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सैंपल हैविंग द डेफिनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब सर मोल निकाल सकते हैं। तो भाई नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको सिखाया जा रहा है कि सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है? सर मास ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हो वो डिवाइडेड बाय सर क्या? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, जिसको तुम मोलर मास भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कि जब एक मॉलिक्यूल का मास होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास भी बोल देते हैं। इसके बाद बात किया जाए तो एक केमिकल फॉर्मूला is used not only to represent the name of compound but also indicate the composition in the term of relative number of atom और relative number of moles of atom। मतलब ये कहता है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला सिर्फ आपके नेम ऑफ कंपाउंड को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि ये भी इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट और क्या कंपोजिशन में पाया जा रहा है, वो भी डिटरमाइंड इसी से करता है। ध्यान से देना सर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पे सब्सटेंस शो, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या शो करता है? तो ध्यान देना, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट वन मॉलिक्यूल्स। कि सर अगर हम बात करें H2SO4 का, ध्यान देना, तो हम पूछेंगे तो H2SO4 में सर 2 हाइड्रोजन है सर, 1 सल्फर है सर, 4 ऑक्सीजन है सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? नंबर ऑफ एटम इन ए वन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए वन मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरा क्या सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मान लो अगर ये 1 मोल है तो सर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन 2 मोल पाया जा रहा है, सल्फर 1 मोल पाया जा रहा है और ऑक्सीजन मेरा 4 मोल पाया जा रहा। इस प्रकार से भी इसको देखते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? ओपन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, ध्यान देना। An empirical formula show only the ratio of the number of atom and moles of the atom in the compound। empirical formula क्या होता है? तो सर याद रखना कि इसका जो जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, उसका जो सिंपल रेशियो निकलता है किसका? एटम का। सिंपल रेशियो किसका निकलता है? एटम का। मतलब सर ये कितना, देखो ये अगर देखा जाए तो इसमें सर मॉलिक्यूल्स कितना है? 6 12 6। सर रेशियो कितना? 1 to 1। कितना सर? 1 to 1। मतलब सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बात करें तो ये होता है CH2O। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यही इंपेरिकल फॉर्मूला में कुछ को मल्टीप्लाई कर दो, कितना को? 6 को मल्टीप्लाई कर दो। कितना का कर दो भाई? 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वापस से क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। यही बोला गया कि वो क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। empirical formula of a compound can be determined from the chemical analysis। इसको केमिकल एनालिसिस के द्वारा भी डिटरमाइंड किया जा सकता है। सर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास आल्सो मस्ट बी नोन। कि सर हमको मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट है कि जानना पड़ेगा। क्लियर है? स्टोइचियोमेट्री इज एन क्वांटिटेटिव स्टडी। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है भाई? तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में? तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बीच में, मोल्स के बीच में, ये सब के बीच में। क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, कंपाउंड और फॉर्मूला स्टोइचियोमेट्री एंड ऑफ द सब्सटेंस कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। कि सर कितना केमिकल रिएक्शन के द्वारा कंज्यूम्ड हो रहा है, कितना सर गेन हो रहा है, कितना पास हो रहा है, इसी को बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन स्पेसिफाई नॉट ओनली विद द आइडेंटिटीज ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम्ड हो रहा, क्या हो रहा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान देना अच्छे से। एंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बट आल्सो द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ दिस सब्सटेंस इन द टर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला, यूनिट, मोल्स। अभी बताएं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो होता है बेटा, वो एक ये
स्टोइचियोमेट्री जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है किसके किसके बीच में सर? तो हमने आपको बोला कि एटम के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मोल्स के बीच में, मोल्स के बीच में, मास के बीच में, फॉर्मूला यूनिट के बीच में, ये सारे चीज के बीच में। A balanced chemical equation, demonstrate that all the atoms present in the reactant and accounted for the product atom are neither be created nor be destroyed in the reaction. एक balanced chemical reaction में जितना number of atoms reactant में होगा उतना ही number of atom product में होते हैं balanced chemical equation में। क्लियर है? ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। स्टोइचियोमेट्री रेशियो अमंग द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट shown in the balanced equation are useful for determining which substance are entirely consumed और which substance are left over। इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं कि सर स्टोइचियोमेट्री जब तुम बैलेंसिंग कर लोगे तो बैलेंसिंग के बाद आपको पता चलेगा कि रिएक्शन के दौरान जो दिया हुआ चीज है कौन जल्दी से खत्म होगा और कौन लेट तक चलेगा। जो जल्दी कंज्यूम्ड हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और जो लेट से कंज्यूम्ड होता है उसको सर हम लोग लेफ्ट ओवर में कह देते हैं। क्लियर है? Chemistry play an important role in many aspects of our life, health and medicine, energy, environment, material, technology, food and agriculture। हमको पता ही है कि केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस किस के बेसिस पे सर? हेल्थ के बेसिस पे, मेडिसिन के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, इन्वायरमेंट के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे और एग्रीकल्चर के बेसिस पे। क्लियर है? मेटल एज पार्टिकुलर मैटर। According to this law, according to the law of conservation of mass, in any chemical reaction, the total mass of all reactant is equal to the total mass of all product। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। क्लियर है? टोटल सम मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल सम मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन कि सर दो एलिमेंट आपस में जब मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो उनके जो मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। सर in a chemical compound the proportion by mass of the element that compose it, जिससे ये बना हुआ, are fixed and independent to the origin of the compound or its mode of preparation। ये कहां से बना है, इसका ओरिजिन कहां से है, उससे तुमको कोई लेना देना, कहां से इसको निकाला गया उससे कोई लेना देना नहीं है। कन्फर्म? चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करें और एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाए, देखो फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, there is masses of one element that combine with a fixed masses of other element। एक फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से मिलता है, तो ये जो दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग मास वाला एलिमेंट है, उसका भी रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होगा। देखो आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, जिसको सिंपल रेशियो बोलते हैं। अगला है सर, John Dalton gave the atomic theory in which he proposed that it is the smallest individual particle of matter. Atom of the same element are all identical, while atom of the different element are differ. Atom of the different element combine in a simple whole number ratio to form a molecules। क्या बात है, क्या बात है सर? इन्होंने बोला कि जॉन डाल्टन साहब ने बोला कि भाई एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया था, ये 1808 में किया था। कब किया था? 1808 में, कि दुनिया का जो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है वो एटम है। कौन है? एटम है। उसके बाद इन्होंने बोला
कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का कितना भी एटम हो कहीं भी हो, वो सारे के सारे एक ही नेचर के होते हैं, आइडेंटिकल नेचर का होता है। और यही अलग अलग, जैसे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों का नेचर अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है? अरे है क्लियर? अरे है क्लियर? वाह, बहुत बढ़िया। और जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। जो अपना केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? हमेशा रिटेन रखता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। क्लियर है? चलो भाई आ जाते हैं अब थोड़ा इधर। क्या है? अगला पॉइंट, A molecule is the smallest particle of matter which can exist independently. Molecules क्या होता है सर? तो मॉलिक्यूल्स जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसके? मैटर का, जो कैसा एग्जिस्ट करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मतलब फ्रीली करते हैं। ठीक है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। मतलब सर कोई भी एलिमेंट को तुम केमिकली सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन है तो बेटा कोई भी पार्ट रहे वो हाइड्रोजन ही रहेगा। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as may elementary entity as there are atom present in 0.012 kg or 12 gram of carbon 12, that is a mole denoted by a number। बोलता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितना एटम्स है उतना ही एटम्स, उतना ही एंटिटीज एक मोल में होता है। और ये कितने के बराबर होता है? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 6.02 into 10 के पावर 23। कितने के बराबर होते हैं? तो 6.02 into 10 के पावर 23 के बराबर होते हैं। क्लियर? इसी के साथ पूरा थ्योरी मैंने इसका खत्म कर दिया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करें तो देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। क्या करना है? देखो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं। अमोनिया का एटॉमिक मास 14 सर, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन था, 3 into 1 कितना हो गया सर? 14 + 3 कितना सर? 17। काम खत्म। देखना, अरे देखना देखना, रजनीश सर कितने बढ़िया से पढ़ाते हैं, देखना। चल कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो क्या बोल दिया, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए आ जाइए जल्दी भाई। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है? फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कुछ नहीं सर, अभी तो बताया था रजनीश सर ने कि सर 23 और ये कितना 35.5 कितना 58.5। इतना क्या करना रजनीश सर, तो ये चुटकी में बतवा देते हैं आपसे। अरे यूं चुटकी में बन जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, ये सब कुछ है ही नहीं। और यही सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मजे की बात है। अब देखो कैलकुलेट द मोलर मास, निकालते रहो भाई, निकालते रहो। बता दिए आपको ट्रिक एकदम। ठीक है? फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन 12 कंटेन इतना एटम। अब देखो मास ऑफ 6.02, देखना समझना कि सर मास ऑफ इतना एटम का 12 ग्राम होता है, तो सर इतना का कितना होगा? तो इतना बटा इतना। काम खत्म। अरे काम खत्म है भैया। क्लियर है ना कि सर इतना आइटम, याद करो ना, अभी तो बोले थे सेम एंटिटी होता है। 6.02 into 10 के पावर 23 बराबर कितना? 12 ग्राम। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? ओपन बोर्ड के लिए। फाइन, ओके 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 सर, मैंने समझ लिया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NH3? आय हाय, क्या मक्खन वाला क्वेश्चन। सर NH3 कितना ग्राम दे रखा है? 100 ग्राम। सर कितना होता है सर, आपको पता है सर? पता है सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 17 ग्राम होता है सर। और ये कितना दे रखा है सर? 100 ग्राम सर। 100 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम, ये क्या निकल जाएगा सर? n मोल। और एक मोल में कितना होता है सर? 6.023। तो इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। निकल के आएगा इतना। अरे निकल के आएगा इतना। हाय, एक लाइन में खत्म करवा दिया सर ने, बाप रे बाप। चलो
When lead sulfide and lead oxide are heated together, the product are lead metal and the sulfur dioxide. कुछ नहीं करना भाई, सामने दिख रहा सारा का सारा. एकदम क्वेश्चन देखो, बनाओ, सब बनेगा. अब कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनेगा तो देखना, बताना. क्लियर है? चलो अगला, 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन. देखो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेना. सर ये देखो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं. ये 3 मोल दे रखा है और ये कितना मोल दे रखा है, 2 मोल. अब जरा देखो, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 है. ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 1.5, और ये कितना 2. कौन बड़ा हुआ? तो 2 ज्यादा है सर, मतलब ये छोटा. तो SO2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट. देख कितना सेकंड लगा, यूं चुटकी सा सर ने बता दिया. वाह. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट? अब निकाल लो ना स्टोचियोमेट्री लगा के, काम खत्म. चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बनानी है. हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ आयरन दैट हैज 65 ग्राम. 65 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम होगा आयरन का? तो कुछ नहीं करना, मोल निकाल लेना, काम खत्म. ए पीस ऑफ फास्फोरस हैज मास इतना. हाउ मेनी मोल्स ऑफ फास्फोरस ऑफ P4 प्रेजेंट इन? क्या बात है यार, अभी अभी सब सारा चीज बन जाएगा. मास दे रखा है, फ्लोरीन है, इज इतना इतना. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन. आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ए सैंपल ऑफ द मैग्नीशियम कंसिस्ट इतना ग्राम Mg एटम. इतना एटम दे रखा है. सर व्हाट इज द मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम? ये सारे क्वेश्चन कर लेना. ये सारे क्वेश्चन ओपन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अभी तक नहीं किए तो प्लीज कर लेना. फिर से बोल रहे हैं आपको. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्राम पर मोल. मोलर मास माने मोल निकालना है सबका, निकाल लोगे. सर 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. कैलकुलेट ईच ऑफ द फ्लोइंग मास ऑफ 1 मोल 1 PaCl3 मॉलिक्यूल्स. क्या करोगे, 1 मोल के लिए, जब 1 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछेगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 के पावर 23 कर देना, आ जाएगा. क्लियर है? फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन 12 इन कंटेन इतना एटम. एक एटम के लिए निकाल लेना, फिर उतना एटम से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म. सर हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन 12? सर 100 को 12 से डिवाइड दे देना, मोल निकलेगा. और 1 मोल में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होते हैं, तो उतना को मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा. हाउ मेनी मोल ऑफ CaCO3 वुड वेट बाय 5 ग्राम? सर अब क्या करना है? सर मोल निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना. गिवन मास दे रखा है, मोल इजीली निकल जाएगा, कुछ है नहीं. इफ रिक्वायर्ड इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द रिएक्शन. अब देखो यही चीज, सेम चीज अभी बताए थे, काम खत्म करो. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड. देखो CO है तो CO का CO रह जाएगा, 1 है. सर Na2 है, SO3 है, ये भी चेंज नहीं हुआ. 4 और 10 है सर. C4 भाई ये देखो 4 रेशियो 10 कितना, 2 रेशियो 5. सर आंसर हो जाएगा C2H5, खत्म. H2A2 है, H2O2 है सर, रेशियो 2:2 कितना, 1:1. आंसर HO, खत्म. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्मूला मास इज इतना. कोई बात नहीं, फॉर्मूला मास बोला है, मतलब सर फॉर्मूला मास दे रखा है. इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इतना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है. डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. भाई ऐसे तो कुछ दे ही नहीं रखा, सिंपल C6H12O6 नाम ही लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, खत्म. सर बीच क्लास, ये तो क्लास 11 का था बेटा. ये क्लास 11 का मोल कंसेप्ट खत्म मैंने अभी अभी किया, खत्म किया इसको, मैंने अभी अभी खत्म किया है. फिर देख लो और क्वेश्चन क्या क्या है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन? सर क्या होगा ऑक्सीजन का मास डेट कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन NO और N2O5. सर एक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन द कंटेन्स इतना सल्फर इतना ऑक्सीजन बाय मास. व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बोल रहा है. क्या निकालने बोल रहा? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बोल रहा. अगर जिनको नहीं पता तो आपको बता दे, कुछ नहीं होता इंपेरिकल फॉर्मूला में. अगर थोड़ा सा अगर हमको दो 1 सेकंड में हम आपको एक चीज बता दें कि क्या होता है सर, कि जब किसी का इंपेरिकल फॉर्मूला इस प्रकार का निकालना रहे ना, तो तुम एक काम करो, एक बॉक्स में एलिमेंट लिख लो,
ध्यान देना, एलिमेंट और क्या क्या दे रखा है, ध्यान दो। अब एक बना ही दे रहे हैं यार, एक बना ही दे रहे हैं तुमको, एक बना ही दे रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन दे रखा है। ध्यान देना, क्या दे रखा है, सल्फर ऑक्सीजन। देखो कितना कितना परसेंट दे रखा है, ये ध्यान देना। एक दे रखा है 50.1 और दूसरा दे रखा है 49.9। एक दे रखा है 50.1 और दूसरा दे रखा है 49.9। सर एटॉमिक मास का बात करें, इसका 32 होता है सर, इसका 16 होता है सर। परसेंटेज बाय एटॉमिक मास का बात करो तो सर 50 डिवाइडेड बाई 32.1 और सर 49.9 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 32 और 48, इसका कितना सर 1.5। अब जरा सा देख लो, ये जो एटॉमिक रेशियो निकलता है उसको स्मॉलर एटॉमिक रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। कितना सर, ये 1.5 है, छोटा ये है तो छोटा को दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो सर ये कितना निकल जाएगा 1 2। सर क्या निकल गया, SO2 इसका आंसर निकल गया। खत्म। देखो इस प्रकार से बनता है, मैं आपको बता दिया अभी। सर 10th क्लास का भी क्लास होता है? हाँ बिल्कुल होता है बेटा, होता है 10th क्लास का भी क्लास होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। 10th वाले को क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे सबको पढ़ाएंगे। थोड़ा पानी पी ले फिर पढ़ाते हैं। चलो नहीं, पानी नहीं पिएगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो पहले इसको देख लें फिर पानी पियेंगे इस चैप्टर के बाद। कि सर हाइड्रोकार्बन है, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। किससे बना, हाइड्रोजन और कार्बन से। इतना ग्राम सिंपल ऑफ प्योर हाइड्रोजन बर्न विद द कंबशन ऑफ, अरे भाई कुछ नहीं है, सिंपल बन जाएगा, देखना बना के, नहीं बनेगा तो फिर बताना। सर combustion of 2.4 gram of compound of carbon, hydrogen and oxygen gave इतना ग्राम CO2, इतना ग्राम H2O। molecular mass of compound was the 60 mu। फिर वही चीज करना है, मोल निकाल के। फिर देख लो वाट मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो हम स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हम क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल, हम थ्योरी पढ़ा रखे हैं, आप देखो बन जाएगा। क्लियर है, देख लो भाई, देख लो क्वेश्चन, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खचक से, खच 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 खचक, 1 2 3 खचक, एक स्क्रीनशॉट। चलो 1 2 3, दूसरा स्क्रीनशॉट, खच, बहुत बढ़िया। और लास्ट वन, 1 2 3 खच, खत्म। वाह बहुत बढ़िया, क्या मॉडर्न जमाना आ गया ना। चलो अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम पानी पी ले भाई, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। बाकी क्वेश्चन क्या आपको दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बना लेना है। देखो आइटम आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, ये सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। जे थॉमसन मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सबसे पहले इसको किसको कौन डिस्क्राइब कर रहे थे, जे थॉमसन, जिनका नाम था, इनका मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और राइजन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। According to this, atom can be considered as a large positively charged body। इनके हिसाब से कि एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव चार्ज रखता है, और इसमें सर स्मॉल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, छिटे हुए होते हैं। बस इतना कहा था इन्होंने। एक इसके बाद आए थे भाई रदरफोर्ड साहब। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, ध्यान देना, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम and the most of its mass is contained in the nucleus and rest of atom is empty। इन्होंने बोला था जितना मास होता है ना एटम का वो बीच में होता है, बाकी सारा पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है सर, काइंड ऑफ एनर्जी होता है जो ट्रांसमिट होता है स्पेस इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसमिट की वजह से। इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसका लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही इसका भी स्पीड होता है, सेम स्पीड। डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, सब जगह घूम लेता है, सब जगह फ्रीली मूव आउट करता है।
अरे वाह, जरा सा प्यार तो कर ले, मुझे बार भी कर ले। आई, मैं तो कहा कि चैप्टर 2 इतना ही कैसे हो सकता है। देखो मेरा अनुमान बहुत सही रहता है, क्या क्या कहते हो आप लोग? हाँ बहुत बढ़िया, मास्टर साहब ने हो क्या? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है बेटा, वो कैरेक्टराइज होता है बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स लाइक क्या क्या, एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड आपको पता ही होगा, एक हम बना दे रहे हैं, देख लो सर, ये एम्पलीट्यूड होता है सर, ये दोनों का बीच का वेवलेंथ होता है सर, एक सेकेंड में कितना बार वेव पार कर जाए, फ्रीक्वेंसी होता है। वेव नंबर सर, ये क्या, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस गिव्स ए लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन गैस क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है ऑफ डिस्टेंस लाइन सजेस्टिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द हाइड्रोजन। और एक एक लाइन ये सजेस्ट करता है कि ये एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन के अंदर वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब सर Q इज इक्वल टू एन ई, क्लियर। In 1913 नील्स बोर प्रपोज्ड ए प्लेंटली मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोर ने सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया मॉडल लाके दिया था। अकॉर्डिंग टू द मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव इन द डिफरेंट सर्कुलर पाथ। जो नील बोर हम बोले थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। एनर्जी अराउंड ए सेंट्रल स्टेशनरी न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग द फोटोन। इन्होंने कहा था कि एक तो वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता है, ये नशा कर करके घूमता है, तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो ये जो नशा करता है इंपॉर्टेंट है बेटा, हंसा रहे हैं मजाक कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, अच्छे से ध्यान दो। इन्होंने बोला था ये इलेक्ट्रॉन अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। वो कैसा ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। कैसा ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, क्लियर है। लेकिन इन्होंने बोला था अगर इसको एनर्जी मिले तो ये क्या करेगा, एक्साइट कर देगा और अपना ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। वही चीज लिखा लगा था, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ देयर ऑर्बिट्स। जितना एनर्जी का ऑर्बिट का अंतर रहेगा उतने हिसाब से, क्लियर है, क्लियर। इतना इतना समझ में आ गया सबको? 1 मिनट भाई, 1 मिनट कॉल आ। अब देख लो, बोहर मॉडल डिड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल क्या एक्सप्लेन किया था, एटम का स्टेबिलिटी। बोले थे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर थ्योरी कहे थे पढ़ के जाना। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द मॉडल ऑफ वेवर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अदर देन हाइड्रोजन। कि सर ये स्पेक्ट्रा ऑफ एटम के बारे में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो उसके सिवाय ये किसी के बारे में नहीं बता पाए थे, क्लियर है। ठीक है, अगला क्या है, लुइस डी ब्रोगरी। अब डी ब्रोगरी बेबी क्वेश्चन, डी ब्रोगरी बेबी क्वेश्चन आर्ग्यूड फॉर द ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर दिखाता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। proposed that matter of the particle should have the wave nature they are associated with the wavelength given by the formula lambda is equal to h
एम न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एम इज द मास और एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? और एम भी क्या होता है? मोमेंटम जो होता है एच बाई पी। क्लियर है? दिस वाज एक्सप्लेन experimentally verified by Thomson and division by the diffraction of electron wave passing through the crystal lattice of nickel। किसके थ्रू किया था? क्रिस्टल लैटिस ऑफ निकेल में इसको पास करके चेकआउट करवाया गया था। द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ द मेटल लीड द बर्नर्स हाइजेनबर्ग टू प्रपोज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग क्या किए थे? एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रपोज किया था, अकॉर्डिंग टू विच इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमिलरिटी बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इनफाइनाइट प्रिसीजन। इन्होंने कहा कि एक ही बार में मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन दोनों डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। कौन बताए थे? कौन बताए थे भाई? तो हाइजेनबर्ग साहब। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेव मैकेनिकल मॉडल। ये दोनों डेवलपमेंट वेव मैकेनिकल मॉडल को डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू wave mechanical model, the motion of electron inside the atom can be described in the term of the mathematical function called wave function, जिसको सर फाइन नोट से दिखाते हैं। This wave function contain all the information about the system and can be found by solving a wave equation called the Schrodinger wave equation। और इसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन दिया था सॉल्व करके, उस इक्वेशन का नाम था बेटा Schrodinger wave equation। The square of the wave function is the measure the probability of finding electron of the certain three-dimensional space around the nucleus of this region is called atomic orbital or simply orbital। इन्होंने बोला था कि जहां पे फाई का स्क्वायर, फाई नोट का स्क्वायर मैक्सिमम आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। और उस जगह को इन्होंने नाम दिया था बेटा ऑर्बिटल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल नाम दिया था। The wave function are characterized by the three quantum number। कितने क्वांटम नंबर होता है? 3 क्वांटम नंबर। डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड orientation of the orbital in space। Every electron in an atom has the unique set of quantum number। बोला था टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और ये चारों के चारों सेट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता, ये अलग होते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n concerns the quantization of the energy of the electron, while the azimuthal number a relates to the shape of the orbital, और magnetic quantum number a describe the direction of orientation orbital in space। ये सारे अपने अपने फंक्शन बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम होता है बेटा सेल के बारे में बताने का। एजीमुथल का मतलब होता है सब सेल, जो तुम्हारा शेप ऑफ ऑर्बिटल बता देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम होता है कि भाई किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उस चीज को बताने का होता है। क्लियर है? इसके बाद बात किया जाए एन एडिशनल क्वांटम नंबर एमएस, जिसको हम बोले स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस द अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। दिस क्वांटम नंबर डज नॉट फॉलो फ्रॉम द वेव मैकेनिकल मॉडल। डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिस्क्राइब करता है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप एंड एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल का बेटा स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का बेटा डंबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल का बेटा डबल डंबल शेप होता है। जरा ध्यान देना। फिर एफ ऑर्बिटल आर एथ लॉडेड शेप होता है, जो तुम बना नहीं सकते, 8 लॉब्ड शेप होता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, why are the half filled and fully orbital are more stable। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक सबसे बड़ा कॉमन चीज आता है कि हाफ फील्ड और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू सिमेट्रिकल इन नेचर और ड्यू टू
इजी एनर्जी एक्सचेंज के वजह से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल एंड सबसेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि सर सेल और सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। इट इज गवर्न्ड बाय 3 रूल्स बीच आर अफवाऊ प्रिंसिपल, किसके द्वारा किया जाता है, अफवाऊ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। According to Apovow principle, electron in an atom are filled in the increasing order of their energy, which is determined by n plus n. L मतलब principal quantum number plus Ag Muthal quantum number. According to Pauli exclusion principle, no 2 electron can be all 4 quantum number be cell. Pauli exclusion कहता है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम कभी भी नहीं हो सकता, सेम कभी भी नहीं हो सकता। filling electron in an orbitals of the same subcell according to Hund's rule, each orbital first singly occupied। अगर ऑर्बिटल इस प्रकार का है तो सबसे पहले ये सिंगल सिंगल ऑक्युपाइड होगा, फिर जब ये भर जाएगा तो फिर ये डबल ऑक्युपाइड होगा। ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल और मोर स्टेबल ड्यू टू, अभी बताएं, साइमेट्रिकल इन नेचर और इजी एनर्जी एक्सचेंज की वजह से ऐसा होता है कि ये साइमेट्रिकल नेचर के होते हैं और आसानी से एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करें। देखो अब हम क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई अगर पता है तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के लिए, किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम मतलब समझते ना हो, जिसपे कोई चार्ज ना हो, उसमें सेम एज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, सेम एज एटॉमिक नंबर होता है। अब प्रोटॉन चाहे वो आयंस हो या कोई हो, वो सेम हमेशा एटॉमिक नंबर का होता है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी निकालना हो बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी निकालना हो तो तुम करना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, याद से, याद से। चलो काम खत्म। चलो ये क्वेश्चन देख लो, चलो बहुत बढ़िया, देख लिए गीगाज, ठीक है। द ग्रीन लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना इतना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। देखते चलो देखते चलो, कल आजकल तो जमाना बोले तो खचक से करने वाला है। चलो देख लो जल्दी से, जल्दी से देख लो। चलो ये इतना क्वेश्चन करके आप जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ओपन बोर्ड में फिक्स है कि क्वेश्चन यहां से ही आएगा। आप इतना क्वेश्चन जितना हम लिख के दिए हैं ना, जितना कर लो ना, 100% बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। सर आज तो 2 ही का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हाँ बिल्कुल आज 2 ही कंप्लीट हो पाएगा। मेरा गला का हालत नहीं है ऐसा कि हम आपको 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द, हाँ ठीक है यार, ठीक है देख लो खचाक 1 2 3। चलो चलो कर लिए, कर लिए, कर लिए, कर लिए, बहुत बढ़िया। इतना ही क्वेश्चन करना है, इसमें ज्यादा नहीं करनी है, जितना बोले उतना कर लो, काम खत्म। केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर, अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, जो हम आपको अगले क्लास में करवाते हैं। ठीक है भाई, आज मेरा गला का वैसा हाल नहीं है, ठीक है, अगले क्लास में इसको करते हैं। ठीक है, ओके ओके सभी को, सभी को भाई दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब अगला चैप्टर अगले क्लास में, अगले क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा का कर लेंगे यार। सर 10th का क्लास कब होती है? आप आ जाओ ऑफिस में विजिट कर लो, ऑनलाइन नहीं होती है बेटा, ऑफिस में ऑफलाइन होती है। आप कहां से हो हर्ष? ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कल भी मिलेंगे। पंजाब नहीं बेटा, तो ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है बेटा हर्ष, हो जाएगी कुछ दिन में हो जाएगी बेट, ठीक है।
चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, ओके बाय बाय।